हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। आपके पास अगेन मैं आ गया और आज के वीडियो सेशन में वन लाइनर के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत गति या गति के अंतर्गत गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम लोग जिक्र करने वाले हैं। तो आज चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और जल्दी जल्दी खत्म करते हैं क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाएगा ये वीडियो, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो इसमें आता है गुरुत्वाकर्षण के बारे में कि हु एंटिसिपेटेड न्यूटन्स बाय डिक्लेयरिंग दैट ऑल थिंग्स ग्रेविटेट टू द अर्थ। मतलब न्यूटन से पहले ही यह घोषणा कर किसने कहा था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। अब एक चीज समझिएगा कि सबसे एक इंपॉर्टेंट टर्म जो आता है, हमने कहा मोशन अंडर ग्रेविटी। मान लीजिए अगर हमारे पास ये पेन है और इस पेन को अगर हम यहां से छोड़ देते हैं, छोड़ने के बाद क्या होगा, ये फॉल करेगा, ये गिरेगा। इसको गिराया नहीं मैंने, बस मैंने इसे छोड़ा, छोड़ने के बाद ये क्या हुआ, गिरा। अगर इसको हम सपोर्ट नहीं देते हैं और सपोर्ट नहीं होने के कारण इसको खींचने वाला जो फोर्स है, उसी फोर्स को क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वह क्या होता है, तो इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी आकर्षण के गुण को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में या ये बताने वाले व्यक्ति कि कोई भी पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, ये सबसे पहले जो व्यक्ति थे उनका नाम था ब्रह्मगुप्त। याद रखिएगा, ब्रह्मगुप्त जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण को न्यूटन साहब से पहले, सर आइजैक न्यूटन जो हुए, जिन्होंने ग्रेविटेशन के बारे में और विस्तार से जानकारी दी है। अब डॉक्टर आइजैक न्यूटन जो है हमारे, या सर आइजैक न्यूटन जो हैं, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में जो बताया वो मेनली फॉर्मूलाज के बारे में या फिर फॉर्मूला के थ्रू उसको सिद्ध करने का प्रयास किया, जिसको कि हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, जी एफ, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू जी, कैपिटल जी, m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला इन्होंने दिया, इसी फॉर्मूला के आधार पर कहा जाता है कि सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया। ठीक है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत या फिर गुरुत्वाकर्षण का जो जिक्र है वह सबसे प्रथम जो है ब्रह्मगुप्त साहब ने पहले ही कर रखा था। तो याद रखिएगा, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सर आइजैक न्यूटन के पहले गुरुत्वाकर्षण के बारे में किन्होंने जानकारी दी। तो यह ध्यान में रखेंगे वो कौन है, तो ब्रह्मगुप्त हैं जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में आइजैक न्यूटन साहब से पहले ही जिक्र कर दिया था। अगला पॉइंट आता है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो वो न्यूटन ने। यूनिवर्सल जो लॉ है ग्रेविटेशन का, उसके बारे में किन्होंने बताया, तो न्यूटन के बारे में न्यूटन साहब ने बताया है। ये दोनों पॉइंट जो हैं वो आपके एक जैसे ही हैं। आगे अगर हम पॉइंट पर बात करें तो कहता है, अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री, एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट, दिस इज बिकॉज इन स्पेस। मतलब अगर हम अंतरिक्ष में देखें, मान लेते हैं कि अंतरिक्ष में जो स्पेस स्टेशन में है, उस स्पेस स्टेशन में अगर कोई व्यक्ति है तो वह सीधा खड़ा नहीं हो सकता, जैसे मैं अभी खड़ा हूं उस तरह से वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता। कारण क्या है कि वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या है, नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होने के कारण जो है कोई व्यक्ति जो है अंतरिक्ष में सीधा तन के खड़ा नहीं हो सकता, वो हमेशा तैरेगा। ठीक है, याद रखिएगा क्यों नहीं हो सकता, तो गुरुत्वाकर्षण के अभाव में वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता। आगे अगर हम बात करें, इफ एन एप्पल रिलीज्ड फ्रॉम एन ऑर्बिटिंग स्पेसशिप, यदि कोई, मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है, इस अर्थ के चारों तरफ कोई अगर यान जो है वो मोशन में है, गति कर रही है। ठीक है, अगर यहां से एक एप्पल को थ्रो किया जाए तो देखिएगा, कहा जाता है कि यह एप्पल यान की ही गति से अनंत काल तक इस पृथ्वी के चारों ओर घूमता रह जाएगा। यही चीज इस पॉइंट में एक्सप्लेन कर रहा है। कहता है यदि एक सेब को परिक्रमा कर रहे अंतरिक्ष यान से छोड़ा जाए तो वह अंतरिक्ष यान के साथ समान गति से चलेगा। मतलब वह अंतरिक्ष यान के साथ समान गति से, उसमें वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा चलता रहेगा जब तक वो रहेगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो कहता है कि पीसा की झुकी हुई मीनार इसलिए नहीं गिरती क्योंकि है द लीनिंग टावर ऑफ पीसा डज नॉट फॉल बिकॉज। मतलब क्या है कि अब देखिएगा, पीसा का जो मीनार है, इस तरह का कुछ मीनार है, उस वो मीनार जो है वो गिरती क्यों नहीं है, गिर क्यों नहीं जा रही है। इसका अगर हम देखें तो याद रखिएगा, एक आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या आता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी।
मतलब क्या कहते हैं इसको हिंदी में, गुरुत्व केंद्र कहते हैं। तो याद रखिएगा, जब कोई वस्तु, अगर इस तरह का कोई वस्तु है, जब तक उसका जो ग्रेविटेशनल सीजी जो है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, उसके तल से जा रहा है, तब तक वो स्टेबिलिटी पर रहेगा। यही चीज अगर इसके बाहर निकल जाएगा, उसके तल से बाहर निकल जाएगा, तो वह क्या होगा, गिर जाएगा। तो यहां पर देखिएगा कि पीसा का जो मीनार है वह गिर नहीं रहा है। कारण क्या है कि मीनार के गुरुत्वाकर्षण केंद्र से होकर गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके आधार के भीतर से आती है। मतलब उसके आधार के भीतर, मतलब उसका जो आधार है, आधार मतलब बेस के बीच से गिरती है। याद रखिएगा, जो पीसा का मीनार है वो कितने डिग्री झुकी हुई है, तो 5.5 डिग्री जो है वो टिल्ट है। कितने डिग्री टिल्ट है, तो वो न्यूट्रल से 5.5 डिग्री जो है वो झुकी हुई है। याद रखिएगा, 5.5 डिग्री झुकी हुई है। मैंने ये तो नहीं पूछा जाता है कितने डिग्री झुकी हुई है, अगर जानकारी होनी चाहिए लेकिन हमें, तो ये याद रखना है क्यों नहीं गिरती है। तो याद रखेंगे, गुरुत्वाकर्षण केंद्र जो है, ग्रेविटेशनल सेंटर जो है उसका, या ग्रेविटी सेंटर जो है उसका, उसके बेस से होकर गुजरती है। अगला अगर हम पॉइंट पर बात करें, यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी वर्तमान दूरी से दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल वर्तमान की तुलना में कितना होगा। तो याद रखिएगा, एक पॉइंट मैं एक्सप्लेन करता हूं यहीं पर कि ये क्या चीज बता रहा है इस पॉइंट के अंतर्गत। तो हम बात करते हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। मान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, तो जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, दो ऑब्जेक्ट अगर है, ये ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के बीच जो आकर्षण का बल लगेगा, इसके दूरी और इसके मास m कैपिटल मान लेते हैं और इसको स्मॉल m मान लेते हैं। तो यहां पर अगर हम इसको देखेंगे तो कहते हैं कि स्मॉल कैपिटल M और स्मॉल m मतलब दोनों पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती है और उसके दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर हम यहां पर कहते हैं कि अभी जो दूरी है उसको अगर हम क्या कर दें, वर्तमान दूरी को दोगुना कर दें, दोगुना डबल कर दें, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, तो जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर जो है, ये कितना कर दिया मैंने, 2 टाइम्स कर दिया आर स्क्वायर। तो 2 टाइम्स आर स्क्वायर का मतलब यहां पर क्या हो जाता है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 4 आर स्क्वायर हो जाता है। अगर हम इसी 4 को निकालें तो 1/4 हम कह सकते हैं जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ये तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन कितना हो जाएगा हमारा, तो 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि इस पॉइंट में क्या कहना चाह रहा है। आगे के पॉइंट में हम बात करते हैं, कहता है आदर्श परिस्थिति में, आदर्श परिस्थिति क्या होता है। तो याद रखिएगा, अगर किसी जगह पर हम वैक्यूम क्रिएट कर सकें, वैक्यूम क्रिएट करने का अर्थ होता है वहां पर किसी प्रकार का विरोध ना हो, वहां किसी प्रकार की हवाएं ना हो। अगर हम कहते हैं इस कमरे में क्या है, तो इस कमरे में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो खाली स्थान है वहां पर क्या है, तो हम बता सकते हैं वहां पर हवाएं हैं। जहां पर कुछ नहीं है वहां पर क्या होती है, हवाएं होती है। तो हम अगर बात करते हैं आदर्श परिस्थितियों की, तो आदर्श परिस्थितियों की जब बात करते हैं तो वहां पर वायु का प्रतिरोध क्या हो जाता है, नगण्य हो जाता है। मतलब वहां पर वायु नहीं है। तो अगर हम एज्यूम करते हैं कि इस कमरे को अगर हम एज्यूम करते हैं और इसकी सारी हवाएं हम निकाल दें, तो यहां पर वायु का प्रतिरोध क्या होगा, शून्य हो जाएगा और नगण्य हो जाएगा। तो अगर यहां पर कोई वस्तु ऊपर से गिर रही हो तो उसका भार क्या रहता है, वही रहता है, उसका भार में कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि अगर कोई आदर्श परिस्थिति है, क्या है, आदर्श परिस्थिति है, मतलब नगण्यता की स्थिति है, वहां पर वायु का प्रतिरोध नहीं है, वहां पर अगर हम लकड़ी का टुकड़ा ले लें, मोम ले लें और लोहे, समान आकार का टुकड़ा ले लें, समान आकार का, हमें पता है अगर हम लोहे या लकड़ी और मोम के समान टुकड़े को ले लेते हैं तो तीनों का भार क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन आदर्श स्थिति में अगर किसी समान ऊंचाई से तीनों को गिराया जाए तो तीनों जो है एक साथ सतह पर पहुंचेगी, वे एक ही समय में सतह पर पहुंचेगी। क्यों, क्योंकि वहां वायु का प्रतिरोध नगण्य है, इसीलिए तीनों वस्तु जो है वो समान समय में वहां पर पहुंचेगी। अगला जो प्रश्न है वो इसी से संबंधित है और कहता है कि 2 गेंदें ए और बी क्रमशः 10 किलोग्राम और 1 किलोग्राम की है, इन्हें एक साथ 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। कहां से, 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। कहता है ए और बी दोनों ही एक समय में जमीन पर पहुंचेगी। सेम है, सेम, ये पॉइंट आपका सेम है यहां पर।
आगे अगर हम बात करें यहां पर तो अगला अगला पॉइंट क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि कहता है अ फेदर, ए रबर बॉल एंड वुडन बॉल। फेदर, फेदर मतलब पंखा, पंख, जो पक्षी का पंख होता है उसको फेदर कहते हैं। रबर, रबर बॉल जो रबर का कोई गेंद होता है, लकड़ी का कोई गेंद है। फॉलिंग फ्रीली साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम हाइट इन वैक्यूम, देन ऑल द थ्री व्हील्स रीच एट द ग्राउंड टुगेदर। मतलब तीनों क्या होगा, एक साथ जमीन पर आकर गिरेगा। वही आदर्श वाली स्थिति जो मैंने अभी जस्ट जिक्र किया था। यहां पर भी कहता है द वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मैक्सिमम एट पोल। याद रखिएगा जब हम पृथ्वी को पढ़ते हैं, किसको पढ़ते हैं, पृथ्वी को पढ़ते हैं, तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम कहते हैं पृथ्वी कैसी है, तो पृथ्वी गोल है। लेकिन पृथ्वी क्या गोल है? नहीं, गोल नहीं है। ये कैसी है? ऊपर से चपटी है। कैसी है? यह पोल जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, यहां से क्या है, चपटी हुई है और बीच से फैली हुई है। याद रखिएगा यहां और यहां के रेडियस में, याद रखिएगा यहां के और यहां के, ये क्या है हमारा भूमध्य रेखा है और ये क्या है हमारा नॉर्थ पोल है। नीचे क्या होगा हमारा साउथ पोल होगा, इधर क्या होगा उत्तर होगा, इधर क्या होगा पश्चिम होगा। और ये जो उत्तर पश्चिम में जो अक्षांशीय रेखाएं होती है इसको अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। बीच से गुजरेगी तो इसको भूमध्य रेखा कहेंगे हम लोग। ठीक है, आगे हम ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे इस बारे में। तो बात करते हैं यहां पर कि दोनों के बीच जो अंतर होगा, वो जो रेडियस में अंतर है वो कितने का है, 22 किलोमीटर का अंतर होता है। अब यहां पर बात करते हैं कि यहां पर जो उत्तर और पश्चिम वाला जो अक्षांशीय रेखा होगा वो 22 किलोमीटर अधिक होगा बनस्पत की नॉर्थ और साउथ वाली रेखा से। तो ध्यान में रखेंगे कि क्या कह रहा है, तो वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो वेट कैसे पता चलता है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है इसका अगर हमें वेट निकालने कहता है तो वेट क्या होता है, वेट डाउनफॉल जाता है। वेट कैसे पता चलता है, याद रखिएगा न्यूटन के थर्ड लॉ से, न्यूटन साहब के थर्ड लॉ से वेट का पता चलता है। क्रिया और विपरीत प्रतिक्रिया होती है तो क्या होता है, एम जी, वेट बराबर एम जी। और एम जी जो होता है यहां पर जी क्या है, इसी को कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। यही गुरुत्वीय त्वरण जो है वह हर स्तर पर, जब पृथ्वी की बात करते हैं तो यहां पर जो भूमध्य रेखा है, जो भूमध्य रेखा है इस पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग होता है और इस पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग होता है। इसको भी मैंने डिटेल्ड वीडियो के साथ आपके YouTube चैनल पर हमने अपलोड कर रखा है। आप जाकर उसको विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि डिटेल में हमने क्या समझाया है वहां पर। तो याद रखिएगा कि द वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मैक्सिमम एट पोल, मतलब मास तो कभी चेंज नहीं होगा, चाहे आप चंद्रमा पर चले जाइए, चाहे आप बृहस्पति पर चले जाइए, चाहे आप शुक्र पर चले जाइए, मास आपका कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन सूर्य पे जाइएगा आपका मास शून्य हो जाएगा। लेकिन बात करते हैं हम किसकी, जब हम पृथ्वी पर हैं तो आपका कहीं भी मास चेंज नहीं होगा, चाहे आप किसी भी ग्रह पर चले जाइए, किसी भी पिंड पर चले जाइए। सिर्फ चेंज किसका होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का बदलाव होता है। तो यहां पर क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वह बढ़ जाता है। बढ़ने के कारण क्या होता है, वस्तु जो व्यक्ति है उसका भार अधिकतम होता है। कहां पर होता है, ध्रुव पर होता है। याद रखिएगा ध्रुव पर, पृथ्वी पर अगर हम चलते हैं ध्रुव पर, तो ध्रुव पर किसी भी व्यक्ति का भार अधिकतम होता है। आगे के पॉइंट में हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, तो कहता है एक गेंद एक ऊंची इमारत की चोटी से 9.8 मीटर पर सेकेंड के स्थिर त्वरण, याद रखिएगा यहां पर स्क्वायर होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा यहां पर के स्थिर त्वरण। स्थिर त्वरण मतलब क्या होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मतलब यह त्वरण, त्वरण का मतलब थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि अगर हम यहां पर खड़े हैं और यहां से हम गिरना स्टार्ट किए, फ्री फॉल कर रहे हैं, इस फ्री फॉल के केस में क्या होगा कि मान लेते हैं अगर कहते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का इसका त्वरण है, इसका मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब डेल वी अपॉन टी, डेल वी अपॉन टी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्पीड जो है एक सेकेंड में बढ़ जा रहा है। इसका मतलब यही होता है ना कि 9.8 मीटर पर सेकेंड की जो रफ्तार है वो हर सेकेंड बढ़ रही है ना, और इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। आगे बात करते हैं
3 सेकेंड के बाद उसका वेग क्या होगा? अब 1 सेकेंड में उसका वेग 9.8 मीटर पर सेकेंड है, 3 सेकेंड में क्या होगा? तो 3 से इसको गुना कर देंगे, 8 तिया 24 के 4, 9 तिया 27, 2 29, 29.4 क्या दिया है? 29.4 मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। आगे हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट पर। क्या कहता है? क्या कहता है? यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1%, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए तथा द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी की सतह पर जी का मान क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। कितना परसेंट बढ़ जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। आगे के अगर हम पॉइंट में बात करें, विनाशकारी भूकंप का गुरुत्वाकर्षण त्वरण होगा, कितना होगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अधिक। याद रखिएगा कि जब विनाशकारी भूकंप आएगा, जब बहुत हाई मैग्नीट्यूड का भूकंप आएगा, उस समय जो उसका मैग्नीट्यूड होगा वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अधिक होगा। आगे अगर हम पॉइंट पर बात करें तो क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे इस चीज को कि क्या कह रहा है। पृथ्वी पर एक पिंड का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, 100 केजी का है, उसका गुरुत्वीय त्वरण कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यदि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का त्वरण जो है g/6 हो, g मतलब गुरुत्वीय त्वरण का छठा भाग हो, तो चंद्रमा पर पिंड का द्रव्यमान क्या होगा? तो 100 किलोग्राम लिखा है। कितना लिखा है? 100 किलोग्राम लिखा है। ठीक है, आगे बात करेंगे। क्या कहता है? वेटलेसनेस मतलब भारहीनता। भारहीनता मतलब जब हम कहीं पर खड़े हो और हमें भार, अपने जो बॉडी का जो वेट है उसका एहसास ना हो, वह एहसास खत्म हो जाए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी स्थिति को भारहीनता कहते हैं। अब ये भारहीनता जो है वो कारण क्या होता है? शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण, मतलब जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं कार्य करता है उसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? भारहीनता कहते हैं। आगे के पॉइंट में अगर हम बात करें यहां पर तो कहता है an effective Coriolis forces result from अर्थ रोटेशन। जो आपका कॉरियोलिस बल है वो किस कारण से उत्पन्न होता है? तो याद रखेंगे किसके कारण उत्पन्न होता है? तो अर्थ के रोटेशन के कारण उत्पन्न होता है। हम इसके बारे में डिटेल में बात करते चलेंगे आगे, लेकिन इसमें हम थोड़ा शॉर्ट में चल रहे हैं। रीजन है इसके पीछे कि अगर हम इसमें ज्यादा कुछ बोलना स्टार्ट कर देंगे या फिर एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट कर देंगे तो यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। और अभी एग्जाम का समय है, अभी हम लंबे वीडियोस के साथ काम नहीं कर सकते हैं, अभी हम शॉर्ट वीडियोस के साथ काम करते हैं। जब हम अगले बार मिलेंगे आपसे तो हम इन्हीं सब पॉइंट्स पर एक डिटेल्ड वीडियो के साथ वर्क करेंगे। चलिए आगे हम पॉइंट पे बात करते हैं और बात करते हैं क्या है। तो यहां पर कहता है पृथ्वी अपनी कक्षा में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमती है। मतलब मान लीजिए ये सन है और उसके चारों तरफ पृथ्वी अपनी कक्षा पर क्या हो रही है? घूम रही है। उसकी गति कितनी है? 4400 किलोमीटर प्रति घंटे गति से घूम रही है। हमें इस तेज गति का एहसास नहीं होता क्योंकि पृथ्वी की कक्षा में पृथ्वी के सापेक्ष हमारी सापेक्ष गति क्या होती है? वह शून्य होती है। जो हमारी सापेक्ष गति है, पृथ्वी के सापेक्ष जो हमारी गति है वो क्या है? वो शून्य है। इस कारण से हमें उस गति का एहसास नहीं होता है। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करें, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए, अगर मान लेते हैं हम पृथ्वी पर खड़े हैं और हमारे पास जो गुरुत्वाकर्षण बल हमारे ऊपर कार्य कर रहा है वह बिल्कुल शून्य हो जाए, तो हम क्या बात करते हैं? किसी वस्तु का भार जो है वो शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। क्या कहा था मैंने? द्रव्यमान किसी भी पिंड का नहीं बदलता है, बदलता क्या है? उसका भार बदलता है। याद रखिएगा भार बदलता है, क्योंकि भार जो है वो mg से आता है और मास तो कांस्टेंट रह जाता है। g क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, तो उसका भार क्या हो गया? हमारा शून्य हो गया। तो इसका मतलब है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अचानक से लुप्त हो जाए तो उसका भार ही शून्य हो जाएगा, लेकिन उसका द्रव्यमान जो है वो अनचेंज्ड रहेगा, वो बदलेगा नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं। यदि पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ जाती है तो भूमध्य रेखा पर पिंड का भार क्या होगा? वो घट जाएगा। याद रखेंगे अगर पृथ्वी का जो है घूर्णन गति, जो घूर्णन मतलब याद रखिएगा पृथ्वी एक तो ऑर्बिट कर रही है सन के चारों ओर, वेस्ट टू ईस्ट। याद रखिएगा वेस्ट टू ईस्ट जो है पृथ्वी जो है वो अपने एक्सिस के चारों तरफ घूम रही है। कहता है यदि जो घूर्णन गति है, याद रखिएगा 1669 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। और इस गति से घूमने के कारण जो है, यदि कहता है, प्रश्न में कह रहा है यदि यही गति बढ़ जाए तो क्या होगा? भूमध्य रेखा जो आपका कौन सा एक्सिस, ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वो उस पर जो कोई पिंड रखी हुई है उसका क्या होगा? भार घट जाएगा। समझ में आया? आगे बात करते हैं।
और एक चीज और याद रखिएगा कि लगभग 16 गुना अगर बढ़ा दी जाए, जो अभी इसकी गति है, लगभग मैं कह रहा हूं अप्रोक्स अगर 16 टाइम्स बढ़ा दी जाए, 16 टाइम्स बढ़ा दी जाए, तो किसी भी पिंड में कोई भी भार नहीं होगा। उस समय जो है भारहीनता का एहसास होगा। भगवान न करे कभी ऐसा हो। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्या, यदि पृथ्वी की घूर्णन, ये पॉइंट तो हो गया हमारा, पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ एक कृत्रिम उपग्रह, याद रखिएगा उपग्रह जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल उपग्रह होता है, प्राकृतिक उपग्रह होता है, और एक कृत्रिम उपग्रह होता है। प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है आपका, वो है चंद्रमा, याद रखेंगे। और जो कृत्रिम उपग्रह है वो जो हम बनाकर भेजते हैं, मैन मेड उपग्रह जो है, मैन मेड सैटेलाइट जो होता है, वह उसकी बात करते हैं। तो याद रखिएगा नीचे नहीं गिरता है, ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण जो है इसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान कर देता है। याद रखिएगा पृथ्वी का जो आकर्षण फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसको क्या करता है, चारों तरफ घुमाते रह जाता है, इसीलिए यह पृथ्वी की ओर नहीं गिरता है। याद रखेंगे उपग्रह पृथ्वी की चारों ओर अपनी कक्षा में घूमता रहता है। यह किसके कारण होता है, अभिकेंद्रीय बल। याद होगा पिछले वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो उस समय मैंने बताया था अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल दो प्रकार के बल होते हैं। तो आप यहां पर डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है मेरे ख्याल से। तो अभिकेंद्रीय बल के कारण जो है क्या कहता है, उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमता रहता है। कारण क्या है इसका, अभिकेंद्रीय बल कारण है। ठीक है, अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं और कहता क्या है, एक भू समकालीन, क्या कह रहा है, अब एक भू समकालीन जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। अब भू समकालीन उपग्रह क्या होता है, याद रखिएगा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होता है और एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है। कौन कौन सा सैटेलाइट होता है, एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है और एक जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होता है। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो क्या होता है, स्टेशनरी रहता है। मतलब क्या है, याद रखिएगा कि वो पृथ्वी के गति के साथ साथ वो घूम रहा होता है, जिस कारण से वह एक ही पॉइंट पर रहता है। ठीक है, उसका जो कक्षीय तल है वह एक ही जगह पर वो उसको पॉइंट आउट करके रखता है। ठीक है, इसको कहते हैं जियो स्टेशनरी। अब क्या हो गया, भू समकालीन। अब देखिएगा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। भू समकालीन उपग्रह अपनी कक्षा में अभिकेंद्रीय बल के कारण निरंतर सक्रिय रहता है, जो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। याद रखिएगा कि हम कहते हैं F बराबर ma, क्या कहते हैं हम, F बराबर ma। अगर हम यहां पर बात करें F बटे m बराबर a, तो यहां पर अगर हम देखते हैं a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F कह सकते हैं यहां पर। मतलब यदि किसी पिंड में कोई बल लग रहा है तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा, जितना बल लगाते जाएंगे उतना ही त्वरण बढ़ता जाएगा हमारा। ठीक है, तो यह क्या कहता है कि पृथ्वी द्वारा उस पर जो आकर्षण बल लगा रहा है, उसी आकर्षण बल के कारण क्या होता है वहां पर जो है प्रॉपर तरीके से त्वरण उत्पन्न होते रहता है, जो कि अभिकेंद्रीय बल क्रिएट करता है, जिस कारण से कोई भी उपग्रह जो है पृथ्वी पर निरंतर सक्रिय रहता है, घूमते रहता है। आगे अगर हम पॉइंट पर बात करें तो यहां पर कहता है कि प्रकृति की ज्ञात शक्तियों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय, दुर्बल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। इनमें से गुरुत्वाकर्षण चारों में सबसे प्रबल है। याद रखिएगा 4 को अगर हम पृथ्वी में ज्ञात शक्तियां, पृथ्वी में जो नेचुरल ज्ञात शक्तियां हैं उसको अगर हम डिस्क्राइब करें, जैसे गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय बल जो है, दुर्बल नाभिकीय बल या प्रबल नाभिकीय बल का अगर हम जिक्र करें तो इसमें जो सबसे पावरफुल होता है वो कौन सा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल पावरफुल होता है। अगले पॉइंट में अगर हम बात करें, यदि कोई व्यक्ति लिफ्ट में बैठा हो तो उसे महसूस होगा कि उसका वजन बढ़ गया है। कारण कब होगा, तो कहता है जब लिफ्ट तेजी से ऊपर की ओर जा रही हो। जब लिफ्ट तेजी से ऊपर की ओर जा रही होती है तो ऐसा लगता है कि अचानक से उसका वजन बढ़ गया है। इस वीडियो को भी आप पहले जो हमारा चैप्टर है, जो हमारा प्लेलिस्ट है यांत्रिकी वाला, मैकेनिक्स वाला, उसको आप लोग अच्छे से देखिएगा, ये सब बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत डिटेल में मैंने बताया है। अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग थोड़ा स्पीड में चलेंगे। अगले पॉइंट में क्या कहता है कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम की आवर्त अवधि, जो पेंडुलम की
फ्रीक्वेंसी की जो टाइम है वह टाइम जो है किस पर डिपेंड करती है, तो उसके लेंथ पर डिपेंड करती है। जो पेंडुलम होता है, याद रखिएगा यहां पर अगर पेंडुलम लगा हुआ है, इसके लेंथ पर डिपेंड करती है कि इसकी जो आवर्त की गति होगी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी की गति होगी वो कितनी होगी। ठीक है, आगे के पॉइंट में अगर हम बात करें, पेंडुलम घड़ियों आमतौर पर गर्मी के समय में खो देता है। क्या कहता है, पेंडुलम घड़ियां आमतौर पर गर्मियों में समय खो देती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन अवधि बढ़ जाती है। याद रखिएगा पेंडुलम की लंबाई पर, अभी जस्ट मैंने बताया पेंडुलम की लंबाई पर निर्भर करती है, और लंबाई बढ़ जाने पर क्या होगा, उसका जो दोलन अवधि है वह बढ़ जाएगा, जिस कारण से समय खराब हो जाता है, समय गड़बड़ा जाता है। आगे के पॉइंट में बात करें, एक लड़की बैठी हुई अवस्था में झूला झूल रही है। जब लड़की खड़ी हो जाती है तो झूला का समय होगा, क्या होगा, छोटा हो जाएगा। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, इसका समय छोटा हो जाएगा। आगे के पॉइंट में हम बात करते हैं, क्या कहता है, सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक, एक सरल लोलक को दोलन में स्थापित किया जाता है। दोलन में स्थापित किया जाता है जब गोलक मध्य स्थिति से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है। प्रत्येक चक्र में गोलक 2 बार एक निश्चित वेग प्राप्त करता है। सरल लोलक के दोलन का आयाम समय के साथ घटता जाता है। अब यहां पर देखिएगा, कहता है मान लीजिए ये पेंडुलम है हमारा। अब यहां पर देखिएगा कि जब ये इस पॉइंट पर रहेगा तो इस पॉइंट पर आने में सबसे अधिक वेग रहेगा इसका, और जब यहां पर आएगा तब सबसे अधिक वेग रहेगा। यहां पर रहेगा तो इसका त्वरण सबसे कम रहेगा। लेकिन धीरे 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 समय के साथ इसका आयाम जो है वह क्या होता है, कम होते जाता है, और क्या होता है, एक समय आता है जब वो रुक जाता है। अगले पॉइंट में अगर हम बात करें, एक पेंडुलम घड़ी, ऐसा घड़ी जिसमें पेंडुलम लगा हो, सर्दियों में तेजी से चलता है। कारण क्या है, तो याद रखिएगा उसके जो पेंडुलम है, उस पेंडुलम ठंडा के कारण क्या होता है, श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, लंबाई घट जाती है, जिस कारण से उसका सर्दी में तेजी से चलने लगता है। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करें, पृथ्वी का पलायन वेग, पृथ्वी के पलायन वेग की अगर हम जिक्र करते हैं, मतलब पृथ्वी पर किसी भी पिंड को अंतरिक्ष में भेजने के लिए ऐसा कौन सा वेग है जिस न्यूनतम वेग से किसी वस्तु को फेंके जाने से वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़कर पृथ्वी से बाहर निकल के अंतरिक्ष में चले जाती है, उस वेग को कहते हैं पलायन वेग। और उसका मान क्या है पृथ्वी के लिए, 11.2 पर किलोमीटर पर सेकंड। याद रखिएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार यह प्रश्न जो है वो पूछा गया है कि पलायन वेग पृथ्वी का कितना होता है, तो याद रखेंगे कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड का पलायन वेग होता है। आगे पॉइंट में हम लोग बात करते हैं, यहां पर यदि किसी वस्तु को 8 किलोमीटर, याद रखिएगा 8 किलोमीटर पर सेकंड की गति से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा। यदि मान लेते हैं हम इसी को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से अगर हम अंतरिक्ष में फेंकते हैं तो क्या होगा, हमारे अंतरिक्ष से हमारे जो वायुमंडल है उससे बाहर निकल जाएगी, अंतरिक्ष में चली जाएगी। लेकिन अगर हम उससे कम स्पीड से फेंकते हैं, चाहे वो 8 हो, 10 हो या 9 हो, है ना, याद रखिएगा इससे अगर हम कम स्पीड से फेंकते हैं तो यह क्या होगा, एक निश्चित दूरी तक जाएगी और फिर वहां से वापस पृथ्वी के तल पर उतर जाएगी। कारण क्या है, उसके पीछे गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करने लगता है। आगे के पॉइंट में अगर हम बात करें, दैट इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून बिकॉज, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। क्यों, क्योंकि इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग यहाँ के वर्ग माध्यम मूल वेग से कम होता है। याद रखिएगा। अगले पॉइंट में कहता है भारहीनता की स्थिति में मोमबत्ती की लौ का आकार क्या होगा, गोलाकार हो जाएगा। अभी अगर हम मोमबत्ती को देखें, भारहीनता अगर होगी तो उसका क्या होगा, जो मोमबत्ती का लौ होगा वो कैसा हो जाएगा, उसका आकार गोलाकार हो जाएगा। अगले पॉइंट में देखते हैं अगला कोई पॉइंट है कि नहीं है हमारे पास। तो यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म हो गया वन लाइनर का। तो हम आज बात किए किस टॉपिक के ऊपर, तो मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंडर मोशन जो होता है, गति, गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत जो गति होता है, इस चैप्टर पर हमने वन लाइनर को कंप्लीट किया। और यह उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आए और आप इस वीडियो के माध्यम से अपने एग्जाम में अच्छा कर सकें, यही उम्मीद मैं करूंगा आप लोगों से। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए। जय हिंद, जय भारत।